हंसी आ रही है आप लोगों को? तो हंसना जरूरी है ना, क्लास में जब तक हंसोगे तो मजा कैसे आएगा क्या? तो देखो गुस्सा करना जरूरी है, आप लोग परेशान कर देते हैं हम लोग को, हमारे इस शरीफ टीचर को परेशान करोगे तो फिर क्या होगा आप लोगों के साथ? हंसी आ रही है आपको? तो पीटोगे भी एक दिन ढंग से क्या? तो मैंने आप लोगों को कहां तक पढ़ाया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म तक हो गया था, वैदिक काल खत्म हो गया था, महाजन पद में क्या करवाया था? एक बार महाजन पद के राज्य देख ले, कौन से महाजन पद कहां पे है, ठीक? देखो मैप तो अच्छे हैं, दो ये क्या था आपका? मगध, ये कंबोज, ये गंधार, ये कुरु, ये मत्स्य, अश्मक, अवंती, और 7 यहाँ पे है। बिहार के अंदर कितने थे? कौन कौन से? मगध, अंग, वज्जी, यूपी में 7, कौन कौन से? सुरसेन। तो आपको ज्यादा याद नहीं करना, मेन आपको याद करना है, जैसे कि आपका एक याद कर लो आप, मेन आप याद कर लो कौशल कहाँ पे है? यूपी में, मगध बिहार में, अवंती मध्य प्रदेश में, अश्मक आपका साउथ में, और मत्स्य आपका राजस्थान, कुरु आपका हरियाणा, गांधार आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक, गंधार की तक्षशिला, मत्स्य की, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कौशल की श्रावस्ती, ठीक? मथुरा इसका सुरसेन का मथुरा, काशी का मल्ल जनपद, मल्ल की राजधानी मल्ल की राजधानी कुशीनगर, ठीक? वत्स की राजधानी अहिछत्र, ठीक? अवंती की उज्जैन या माहेश्वती, अश्मक की पोतन या पोतली, मगध की राजगृह, अंग की चंपा, वज्जी की वैशाली। वैशाली 2 जनपद की राजधानी थी, एक आपका वज्जी की और एक लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य जहां पे सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी, ये था ना? तो आपको सीक्वेंस वाइज याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, एक वाइज सोचोगे कि हमें सारे जनपद याद हो जाए तो ऐसे याद नहीं होगा। तो मेन आप याद कर लो एरिया वाइज मार्क करके, ठीक? आज मेन रूप से पढ़ेंगे क्या? मगध जनपद में 7 वंशों ने राज्य किया, उन 7 राजवंशों के महान महान जो हस्तियां थी, शासक थे, उनके बारे में पढ़ना है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक? इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री में मगध साम्राज्य नहीं पढ़ा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है? तो उसको शुरू करते हैं, और इसके आधार पर आप लोग अपना याद करना, ठीक है? आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे, जो भी बताएंगे आपको लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
देखिए, ये आपका मगध था। मगध की राजधानी राजगृह या ग्रीवर्ज या राजगा। ठीक, मगध के शासकों ने अपनी राजधानी राजगृह क्यों बनाया? कोई ऐसा कारण होगा जिस कारण से बनाया होगा ना। राजगृह राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि राजगृह जो था वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तीन ओर से पहाड़ियों से वो घिरा हुआ था, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित जगह मानते थे, इसलिए राजधानी को राजगृह ही बनाया। लेकिन बाद में शासक आए तो उन्होंने पाटलिपुत्र वैशाली कर दिया, फिर बाद में पाटलिपुत्र कर दिया, वो अलग बात है। ठीक, अब मगध के अंदर 7 वंशों ने राज किया था। उनको याद कैसे करना है? हसीन मशुकशा, हसीन मशुकशा, ये याद करने का तरीका है। हसीन का अर्थ है हर्यक वंश, शी से आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, श से शुंग वंश, और क से कण्व, और श से सातवाहन। ये 7 वंशों ने मौर्य साम्राज्य में राज्य अपना स्थापित किया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इन 7 वंशों में सबसे पहला वंश हमारा था हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। हर्यक वंश का पहला शासक, भारतीय इतिहास में बताया जाता है कि हर्यक वंश जो है भारतीय साम्राज्य का सबसे पहला वंश था और मगध का सबसे पहला वंश। लेकिन इससे पहले भी एक वंश और था जिसे हम विरहद वंश कहते हैं, जिसका पहला शासक विरहद्रथ था। विरहद्रथ का बेटा जरासंध, जिसके साथ मल्ल युद्ध हुआ था जरासंध और भीम के बीच। मल्ल युद्ध किसके बीच हुआ था? जरासंध और मल्ल के युद्ध, जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि विरहद वंश जो था वो भारतीय इतिहास का सबसे पहला वंश था, लेकिन हम पढ़ते कहां से हैं? हर्यक डायनेस्टी से, हर्यक वंश से। ठीक है, क्योंकि इतिहास में अगर खखोर के पूछ दे कि भारतीय इतिहास का सबसे पहला वंश कौन था, राजवंश, तो आपका विरहद वंश। इसका पहला शासक विरहद्रथ और विरहद्रथ का बेटा जरासंध, जिसके बीच भीम और जरासंध के बीच युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध। ठीक है, इतिहास में इसका जिक्र ज्यादातर नहीं किया गया है। हर्यक वंश का हसीन अर्थात हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी का पहला शासक था बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार। बिंबिसार काफी कुशल और योग्य शासक था। उसने मगध साम्राज्य का काफी हद तक विस्तार किया था। ठीक, बिंबिसार जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए छल कपट से लेकर के वैवाहिक नीति को भी आगे बढ़ाया। इतिहासकारों का मानना है कि बिंबिसार ने अपने जीवन काल में बहुत सी शादियां की थी और बिंबिसार शादी ऐसे जगह पे करता था जहां पे लड़की का कोई भाई ना हो। उस जगह को कहते हैं नवरसा वाला जगह। नवरसा अर्थात जहां पे लड़की कोई भाई ना हो। उस राज्य के राजकुमारी से विवाह करके उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। बिंबिसार ने मगध के अंदर एक जनपद था जो किसकी राजधानी थी? वज्जी की, जिसका नाम था वैशाली। बिंबिसार वैशाली को जीतने का पूर्ण रूप से प्रयास किया लेकिन जीत नहीं पाया। वहीं अवंती को भी जीतना था। अवंती जो आपका मध्य प्रदेश में था, उसको भी जीतना इसके लिए एक वो था, जरूरी था, और मगध साम्राज्य का विस्तार करना जरूरी था इनके लिए। अवंती का जो राजा था चंद्रप्रघोत, वो किसी कारण से बीमार पड़ गया। बीमारी जिस तरह से आज के टाइम में HIV जो खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, उसी तरह से उस टाइम में पीलिया नामक कोई बीमारी उत्पन्न हुई थी जिसका कोई इलाज नहीं था।
अवंती के अंदर जितने भी राजवैद्य थे उन्होंने चंद्रप्रघोत का इलाज किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अंत में राजवैद्यों ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत से यह कहा कि महाराज, अब आप ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, अब आपके टाइम पूरे हो चुके हैं और आपको सीधे लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको लॉन्च होगा, पता नहीं कौन से विमान से लॉन्च होगा वो, मतलब उन्हें कहानी खत्म थी। चंद्रप्रघोत घबरा गया, उन्हें लगा शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इसी बीच ये बात बिंबिसार को चल गया पता। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, और कुछ इतिहासकार जैन साहित्य के अनुसार बताया जाता है कि जीवक जो था वो बिंबिसार का बेटा था। लिच्छवी के अंदर एक जैन कन्या थी, बिंबिसार को वो कन्या पसंद आ गई और उससे विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद उसका बेटा हुआ जीवक, जिसे पढ़ने भेजा कहां? तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय था और तक्षशिला भेजने के बाद उसने वैद्य की शिक्षा ली और फिर वापस वो मगध साम्राज्य जाता है। और उसने जीवक ने अवंती के शासक किसको? चंद्रप्रघोत का इलाज करवाया। क्वेश्चन यहां आता है कि बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत के पास किस वैद्य को भेजा? तो आपको जीवक। जीवक कौन था? तो बिंबिसार का राज वैद्य था और उसका बेटा भी था। जीवक ने बिंबिसार का इलाज किया और चंद्रप्रघोत का इलाज किया और चंद्रप्रघोत ठीक ठाक हो जाता है और इसके बाद मगध संधि करके मगध में अवंती को मिला लेता है। अब मगध का क्षेत्रफल इतना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी बिंबिसार वैशाली को जीत नहीं पाया। बिंबिसार बहुत समय तक शादी करता रहा। बताया जाता है कि लगभग 400 विवाह उसने किया था बिंबिसार ने, और फिर भी अंत तक उसने राज फैलाने के लिए वो विवाह करने की कोशिश करता था। उसने इस एरियाओं में छोटे मोटे जितने भी राज्य थे, इन राज्य के अपने अंदर मिला लिया। और कैसे? तो वैवाहिक संबंध को स्थापित करके, या जबरदस्ती या वैवाहिक संबंध को स्थापित करके। बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु। बाप का गुण बेटे में चल गया। अजातशत्रु की एक गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड काफी तेज थी। बिंबिसार शादी कैसे करता था वो भी कहानी थी एक। शादी करने जब किसी लड़की को प्रपोज करता था तो प्रपोज करने के बाद जब शादी हो जाता था, शादी होने के बाद ये बताता था वो कि मेरी पहले शादी हो चुकी है, उससे पहले नहीं बताता था। और सिंपल सी बात है, लड़कियों को अगर अपने जाल में फंसाना है तो दो चीजें उसके लिए जरूरी है। एक, आप उनकी बात मानो, दूसरी आप उसे केयर करो। ठीक, हाँ लिख लो। ठीक, एक आप उनकी बात मानो, दूसरे उसकी केयर करो। कैसे? जैसे लड़की है, आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके हाँ मिलाओ। वो काम कर रही है, थोड़ा पसीना वसीना आ गया, ओ बुखार हो गया, बैठो बैठो बैठो, डॉक्टर फोन करो, डॉक्टर साहब आइए। ज्यादा अच्छा ठीक हो, लिस्ट बना लिया ना, लिस्ट बना लेता था पहले, वो लिस्ट बना लिया, यहाँ ये बात करनी है, खाना खाया, ठीक ठाक हो, ज्यादा परेशानी तो नहीं है, मतलब लिस्ट बना करके वो बात करता था। तो लड़कियों को चाहिए क्या? दो चीज, एक उसकी बात माने और दूसरा उसकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। लड़कियों की बस लड़कियां फिदा। बिंबिसार ये करता था हमेशा, बिंबिसार हमेशा ये करता था दूसरे राज्य में जाकर के, और वो शादी कर लेता था। शादी करने के बाद ये बताता था कि मेरी शादी पहले से हो चुकी है। अब उसका बेटा अजातशत्रु की जो गर्लफ्रेंड थी वो बहुत तेज थी। उसने कहा कि मैं तेरे शादी जब करूंगी जब तेरे को राजपाट मिलेगा तब। राजपाट कैसे मिलता? उसका बाप बिंबिसार बुढ़ापे में शादी कर रहा था, तो अजातशत्रु ने अपने बाप से कहा बाबूजी राजपाट दे दो। अब बुढ़ा ठड़की, वो राजपाट छोड़ता नहीं था। ठड़की का मतलब क्या होता है?
वो अब सब लैंग्वेज है, लेकिन हम हमें बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन हम फिर भी बोल दिए। ठीक नहीं, वो मतलब ऐसे छिछोड़ा बंदी करना, ठीक है। तो चीजों को जो है उन्होंने समझा नहीं। बिंबिसार अपने बेटे की भावनाओं को समझा नहीं, जिस कारण से राजपाट नहीं दिया। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने अजातशत्रु को भड़का दिया। इसके अलावा उसके 2-3 दोस्त थे, उसने भड़का दिया, कहा तेरा बाप भाई बुढ़ापे में शादी कर रहा है और तो राजपाट नहीं मिल रहा है, जाके मारा चाकू पीछे से। ऐसे करते करते भड़का दिया। अजातशत्रु का दिमाग सनक गया, उसने जाकर बाप को ही चाकू मार दिया, वो मर गया। बाप को मारने की प्रथा कहते हैं प्रीतहंता। प्रीतहंता, हाँ, प्रीतहंता, पितृहंता कहते हैं, ठीक है। अजातशत्रु जो है अब वो समझ गया कि भाई अब राजपाट को संभालना ही है। अब अजातशत्रु अपने बापों के नक्शो कदम पर चलना शुरू कर दिया। बाप ने 400 शादी की, उसने 150 शादी कर ली। उसने भी शादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन उसने अपने बाप की अधूरी इच्छा पूरी कर दी, वैशाली को जीत लिया। वैशाली को जीता कैसे? तो उसने एक राजगुप्तचर भेजा वैशाली के अंदर, और गुप्तचर से पता लगवाया कि क्या, कि वहां पे जाओ और पता करो कि जो है वैशाली के अंदर कौन कौन सा हथियार है, ठीक, कौन कौन सा हथियार है और किस प्रकार से उस हथियारों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। ये उसने पता लगा लिया। पता लगाने के बाद इसने 2 नए हथियार बनाए। एक रथ मूसल था, रथ मूसल जो जिसमें तीर लगा करके, जैसे आपने देखा होगा बाहुबली में, तीर जो फेंकता रथ के ऊपर से, बड़े बड़े उसमें लगा करके तीर को और फिर एक बार फेंकता था, रथ मूसल। बाहुबली में देखा ना हथियार, 2 तरह का हथियार, वैसे हथियार उसने बना लिए। अब इनके पास हथियार भी उस तरीके का नहीं था, लेकिन वैशाली के पास हथियार बहुत खतरनाक। लेकिन वैशाली कितना आसान था, ठीक। अब समस्याएं गंभीर हो गई। वैशाली को हरा दिया, जीत लिया शत्रु ने। जीतने के बाद मगध का साम्राज्य फिर से फैल गया। अब मगध फैलता ही गया। उसका बेटा था उदयन, अजातशत्रु का बेटा था उदयन। उदयन ने सबसे पहले क्या किया कि राजधानी को बदल दिया, राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया। उसने सोचा कि राजगृह सुरक्षित जगह नहीं है, पाटलिपुत्र बहुत सुरक्षित है, क्योंकि किसी भी तरह से पटना आप जाओगे तो एक ना एक नदी को आपको पार करना होगा। इधर से सोन, इधर से गंगा, और एक इधर से गंडक, और इधर से पहाड़ी। पहाड़ पर तो आसानी से जाएगा, लेकिन अगर नदी में पार करेगा तो ऐसे ऐसे पत्थर फेंकता था वहां पे कि नाव खत्म, छुपने की जगह ही नहीं। नदी में कहां छुपोगे? जंगल उंगल होता छुप भी जाता है, नदी में कहां छुप के जाओगे? सबसे सुरक्षित राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया और अपने बाप को मार दिया। अपने बाप को मारने के बाद उसने राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया। लेकिन जो गलती बिंबिसार और अजातशत्रु ने किया, वो गलती उदयन ने नहीं किया। बिंबिसार जैन धर्म को मानने वाला था, जबकि अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उदयन ने अपने बेटे, जो उसका बेटा था नागदशक ने कहा कि बेटा तुझे शादी करनी हो, जो भी करना हो बता देना, तुम्हें राजपाट करना हो कर लेना। उसे पता था कि मेरे बाप ने मेरे दादा को मारा और मैंने अपने बाप को मार दिया, कि मेरा बेटा मुझे ना मार दे। इस डर की वजह से उसने अपने बेटे को समझा करके राजपाट पहले सौंप दिया। लेकिन उसका बेटा जो था निकम्मा था, जो नागदशक था निकम्मा था। उसने अपनी सारी जो नीतियां थी वो किसे बताता था? तो अपने महामंत्री
नागपाल को, शिशु नागपाल। ठीक, उसका महामंत्री था शिशु नागपाल, उसे सारे राज बता दिए, जिस कारण से क्या हुआ। अब सिंपल सी बात है, किसी भी युद्ध में रक्षा मंत्री जो आपका सैन्य अधिकारी होता है, सेना कमांडर होता है, सेनापति, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब हमारे यहां देखोगे तो हमारे यहां सैनिक जो बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, तो पहले राष्ट्रपति है, फिर आपका रक्षा मंत्री है, फिर आपका CDS है, और इन तीनों के अंदर थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों है। अब CDS अगर सेना को आदेश देगा तो वो रक्षा मंत्री से पूछ करके, और रक्षा मंत्री आदेश देगा तो राष्ट्रपति को पूछ करके, और राष्ट्रपति तो भैया पानी भी नहीं पीता PM के बगैर। राष्ट्रपति तो पानी भी नहीं पीता अपने PM के अनुमति बिना। सबका बाप कौन? PM। लेकिन मगध में ऐसा नहीं था। अब नागदेशन ने क्या किया कि सारे अधिकार दे दिए अपने मंत्री को। किसको? नागपाल को, शिशु नागपाल को। अब शिशु नागपाल ने क्या किया? नागदशक को खत्म कर दिया। और शिशु नागपाल खत्म होने के बाद क्या किया? उसने अपना एक नया वंश चलाया, जिसे कहते हैं शिशु नाग वंश। हरिजक वंश हो गया। कितने शासक? नंबर 1 बिंबिसार, नंबर 2 अजाशत्रु, नंबर 3 उदयीन, नंबर 4 नागदशक। बिंबिसार को किसने मारा? अजाशत्रु ने। अजाशत्रु को उदयीन ने। उदयीन को किसने मारा? किसने नहीं। नागदशक को मारने वाला था शिशु नागपाल। नागपाल, जिसे हम नागपाल कहते हैं। नागपाल कौन था? सेनापति। किसका? नागदशक का। और उसने नागदशक को मारने के बाद क्या किया? शिशु नाग वंश की स्थापना कर दी। शिशु नाग वंश के अंदर एक शासक आता है कालाशोक। कालाशोक के टाइम में ही दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। पहली बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के टाइम में कहां होता है? राजगृह में। ठीक। और दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां होता है? पाटलिपुत्र में। ठीक है। पहली अजातशत्रु के टाइम में राजगृह में, और दूसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में? उदयीन के नहीं, कालाशोक के टाइम में। हाँ, ठीक है। तो जो नागपाल था उसका शासन इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है जितना महत्वपूर्ण कालाशोक का माना जाता है। नागदशक ने क्या किया था? पाटलिपुत्र से राजधानी, नागदशक ने नागपाल, शिशु नागपाल ने क्या किया था? पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली ले आया। कालाशोक को पता था कि अगर वैशाली राजधानी रहा तो भाई खतरा बहुत रहेगा, क्योंकि वैशाली एक सांस्कृतिक जगह था। ठीक। उसने सांस्कृतिक राजधानी वैशाली को रखा। उसका मानना था कि अगर वैशाली को हम राजधानी बना दिए तो यहां पे बहुत सारे लोग घूमने आएंगे, और वो साम्राज्य की जो गुप्त बातें होगी वो बाहर लीक कर देगा। हुआ था ना? वैशाली की गुप्त बातें कौन पता कर लिया? अजातशत्रु के मंत्री ने। जिसका क्या नुकसान हुआ? वैशाली को किसी ने और जीत लिया। इसीलिए वैशाली से राजधानी हटा करके पाटलिपुत्र दोबारा से शिफ्ट कर दिया। किसने? कालाशोक ने। कालाशोक का बेटा होता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। ठीक है। कालाशोक का बेटा होता है नंदीवर्धन। कालाशोक का बेटा होता है नंदीवर्मन। अब नंदीवर्मन का जो मंत्री होता है वो होता है महापद्मनंदन।
ठीक, महापद्मन होता है। महापद्मनंदन जो था ये मंत्री था, सेम जैसे नाग दशक को मारा शिशु नागपाल ने, उसी तरह से महापद्मनंदन ने अपने ही राजा को मार करके नंद वंश को स्थापित कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? महापद्मनंदन ने एक रात तो बता आपको, इसके बाद आपका आता है नंद वंश का शासक महापद्मनंदन। महापद्मनंदन जो है उसने अपने आप को एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट का अर्थ होता है एक ही राजा। क्यों और कब लिया था उपाधि उन्होंने? तो उन्होंने लिया था अपने आप को जब उड़ीसा पर कलिंग पर अटैक किया था। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद कलिंग को जीत लिया। और कलिंग ना ढोल के समान था। ढोल पता कैसा होता है? कोई भी बजा दे, कोई भी आके बजा दिया। ठीक, तो कलिंग को ना कोई भी आके इधर से बजा दिया, इधर से बजा दिया, मतलब कोई भी आके बजा देता था। तो महापद्मनंदन ने क्या किया? कलिंग को जीत लिया और एकराट की उपाधि धारण करी। एकराट की उपाधि धारण करने के बाद उसने पाटलिपुत्र का विस्तार किया। उससे पहले हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र जो था वो इतने एरिया में फैला हुआ था, इतने एरिया में। लेकिन जब महापद्मनंदन आया तो जो है आपका इतना हो गया। क्या? मगध। मगध पूरा इतना क्षेत्रफल में फैल गया। महापद्मनंदन का बेटा घनानंद बहुत ही अय्याश था। अय्याश था अर्थात नशे में धुत रहता था। वो ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था, ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था। उसको कोई ना रोज एक ना एक लड़कियां पसंद आती थी। एक ना एक लड़कियां उसे पसंद में आता ही था रोज। ऐसा हो जाता। उसने पूरे मगध को विनाश के कगार पर ले आया था। उसने बस उड़ीसा में एक काम किया, नहर बनवाया था, नहर। ठीक, घनानंद के टाइम में ही अलेक्जेंडर निकेटर, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, उसने अटैक किया। कहां पे? भारत। ठीक, ये अलेक्जेंडर का टॉपिक जो है वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा कंटिन्यू। किस तरह से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और चाणक्य ने अपनी नीतियों से सिकंदर को वापस भेज दिया और घराना को खत्म किया, और किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई वो मैं अगली क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।